हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यानी हमारे अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई है, ये कैसे कैसे यहाँ पे इवोल्यूशंस हुए, कैसे यहाँ पे लाइफ्स आई हैं, कैसे प्लांट्स आए, कैसे हम लोग आए, ये सारी बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सबका मतलब इंटरेस्ट रहता है कि हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो कैसे बनी है, स्टार्स कैसे बने, सन्स कैसे बने। तो वो सारी बातें हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम लोगों ने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब लाइन हमने पढ़ा है, ठीक है। ये है आपके ट्विंकलिंग स्टार्स, ठीक है। स्टेरी नाइट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्ट अस सिंस द चाइल्डहुड। यानी बचपन से ही जो हमारी स्टेरी नाइट्स होती हैं, यानी तारों वाली रात जो होती है, जिस रात में तारे दिखते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करती है ना। जब रातें इतनी अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो बचपन में स्टेरी नाइट्स हमें अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। यू मे आल्सो हैव थॉट ऑफ दिज स्टार्स एंड हैड न्यूमरस क्वेश्चंस इन योर माइंड। हमने ज़रूर इन स्टार्स के बारे में सोचा होगा कि ये कैसे बने हैं, ये क्यों वहाँ पे, ये कितने बड़े होते हैं। तो हमने ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि बचपन में क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो तुरंत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टार्स को जब हम लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस आए होंगे। एंड क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, कितने स्टार्स हैं स्काई में। हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो कैसे बने हैं। कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, क्या कोई स्काई तक पहुंच सकता है, यानी स्काई के पार भी पहुंच सकता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ये सब क्वेश्चन बचपन में हमारे दिमाग में आए होंगे, ठीक है। एंड कन मे बी मेनी मोर सच क्वेश्चन आर स्टिल देयर इन योर माइंड, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे माइंड में होंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा रहस्यों से भरा हुआ है, अभी बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है हमारे यूनिवर्स का। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ दिस ट्विंकलिंग स्टार्स वेयर फॉर्म्ड। इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स है ना, ये कैसे बने हैं, ठीक है। एंड विथ दैट यू विल इवेंचुअली आल्सो रीड द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे वहाँ पे लाइफ फॉर्म आई, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस बुक की जो पहली टॉपिक है वो है अर्ली थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज में केवल बात की गई है ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। अगर हम लोग वही मॉडर्न थ्योरी में देखेंगे तो उसमें बात की गई है ओरिजिन ऑफ द पूरे यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है वो बताया गया है। लेकिन अगर हम लोग अर्ली थ्योरीज में देखेंगे तो इसमें केवल अर्थ की ओरिजिन बताई गई है, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वेर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर ने अर्थ की ओरिजिन के बारे में बहुत सारी हाइपोथेसिस दी है। यहाँ पे टर्म जो आया हाइपोथेसिस, इसका मतलब ये होता है कि कोई आइडिया, यानी कोई कॉन्सेप्ट, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बात की जा रही है, तो अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई है इसके बारे में कई फिलोसफर्स ने अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं। ये आइडियाज़ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। वन ऑफ द अर्लियर एंड द पॉपुलर आर्गूमेंट्स वॉज बाय जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांत। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहली जो फिलोसफी थी वो इमैनुअल कांत के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी थी वो इमैनुअल कांत ने दिए थे, ठीक है। ये जर्मन से बिलोंग करते थे। मैथमेटिशियन लाप्लेस रिवाइज इट इन 1796। एक मैथमेटिशियन थे लाप्लेस नाम के, उन्होंने 1796 में नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी जो हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत की थी उसे रिवाइज किया था, ठीक है। इस हाइपोथेसिस को कहा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड मटेरियल एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पहले क्या था, जो कुछ भी नहीं था, पहले एक क्लाउड था, ठीक है। एक ऐसा क्लाउड था हाइड्रोजन हीलियम का, जिसको उन्होंने क्या कहा, नेबुला। यानी नेबुला क्या है, एक क्लाउड है किसका बना है, हाइड्रोजन का, हीलियम का और डस्ट का, ठीक है। तो एक क्लाउड रहता है इनिशियली में, फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, रोटेशन आने लगता है, यानी ये जो क्लाउड है ना ये रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब रोटेशन होगा तो इसमें फ्रिक्शन होगा, कोलिजन होगा। तो इसके वजह से सेंटर में, यानी इसका ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे जो है डेंसिटी इसकी ज़्यादा होने लगी, हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ पे कंसनट्रेट होने लगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे फ्यूजन होता है और यहाँ पे सन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर बाकी जो क्लाउड थे, यानी
ये सब जो क्लाउड्स हैं, ये सब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये सब सन्स के रिस्पेक्टिव में मूव करने लगते हैं। और यही ठीक प्रोसेस ये जो प्रोसेस है रोटेशन का, मूवमेंट का, फ्रिक्शन का एंड कोलिजन का, ये प्रोसेस इधर स्टार्ट होने लगता है। इधर भी धीरे धीरे क्लाउड बनने लगते हैं, यहाँ पे भी कंसर्न जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होने लगती है। तो इसी की वजह से सन, ये जो सेंटर में सन है, इसके चारों तरफ क्या होता है, प्लैनेट्स बनने लगते हैं। ठीक है, ये थी हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये सही है कि गलत है इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस उन्होंने जो हमारे इमैनुअल कांत थे और लाप्लेस थे वो इसी थ्योरी को बताए थे। ठीक है, लेटर इन द 1900 चैम्बरलेन एंड मोल्टन कंसिडर्ड दैट ए वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन, यानी जो हमारा अर्थ के ओरिजिन की जो हाइपोथेसिस है वो केवल इमैनुअल कांत ने नहीं दिया था, बहुत लोगों ने दिया था। तो वैसे ही एक और फिलोसफर या साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है चैम्बरलेन एंड मोल्टन, इन्होंने 1900 में भी एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, चैम्बरलेन एंड मोल्टन जो थे ना, वो अर्थ के ओरिजिन के बारे में केवल बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो हमारा सन है ये कैसे बना है। तो ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग था कि हमारा जो सन था वो तो था ही, इसके पास से क्या होता है, एक वॉन्डरिंग स्टार यानी घूमता हुआ तारा जो है इसके पास से गुजरता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब स्टार पास से गुजरेगा तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रेविटेशंस होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लेगा ही। तो उसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है कि एक जो हिस्सा है ना सन का, ये वाला हिस्सा यही निकला है, ये हिस्सा क्या होता है, सन से अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा स्टार है, जैसे जैसे ये दूर जाता है, जैसे जैसे स्टार दूर जाता है, वैसे वैसे ये जो सन का जो पार्ट निकला हुआ था वो क्या होता है, सिगार शेप, यानी ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि ये जो सिगार शेप एक्सटेंशंस है ना, ये जो हमारे एक्सटेंशंस हो गए, ये जो निकला है यही क्या बनाता है, बाद में प्लैनेट बना लेता है। ठीक है, ये जो स्टार है ये तो गुजर जाता है, ये तो दूर चला जाता है, लेकिन ये जो है ये हमारे ये इसी में सन के चारों तरफ रोटेट करने लगते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्लैनेट। ठीक है, अगर से इसमें हम लोग इसका शेप देखें तो ये क्या है, ये भी हमारे प्लैनेट के शेप के जैसा ही है, यानी सबसे पास में सबसे छोटा वाला प्लैनेट है, उसके बाद उससे बड़ा, बीच में सबसे बड़ा, ऐसा ही कुछ शेप हमारे प्लैनेट्स का भी है। तो इसी यही लॉजिक इन्होंने दिया है कि सिगार शेप्ड जो है एक्सटेंशन निकला था सन से। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें इसको, अपने अर्थ को, अपने जो हमारे जितने प्लैनेट्स उसको अगर देखें तो उनका जो शेप है ना वो ऐसे ही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोग प्लैनेट का शेप देखेंगे साइज के अकॉर्डिंग, तो ये सभी कुछ सिगार शेप्ड की तरह ही है। तो उसी आधार पे जो हमारे मोल्टन एंड चैम्बरलेन थे उन्होंने कहा है कि सिगार शेप एक्सटेंशन निकला था एक वॉन्डरिंग स्टार से, और उसी से आज के जो हमारे प्लैनेट्स है वो बने हैं। ठीक है, ये हाइपोथेसिस दी थी किसने, चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने। ठीक है, एज द स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सर्फेस continued टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट slowly condense into planet। तो अभी हमने जैसा बताया था कि जैसे जैसे हमारे जो सिगार शेप एक्सटेंशन निकलता है वॉन्डरिंग स्टार से, तो जैसे स्टार जो है वो दूर चला जाता है, तो ये जो हमारे रहते हैं सिगार शेप एक्सटेंशंस वो क्या करने लगते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हेरोल्ड जेफरी सपोर्टेड दिस आर्गूमेंट, यानी ये जो हमारी थ्योरी थी चैम्बरलेन एंड मोल्टन को, इसको दो साइंटिस्ट या दो फिलोसफर ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, उनका नाम क्या था, सर जेम्स जीन्स एंड सर हेरोल्ड जेफरी। ठीक है, एट ए लेटर डेट द आर्गूमेंट्स कंसिडर्ड ऑफ ए कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टेंस, यानी जो मोल्टन एंड चैम्बरलेन की थ्योरी थी उसमें हमने देखा कि जो हमारा सन था वो पहले से एग्जिस्टेंस में था, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं किया, वो केवल बताएं कि प्लैनेट्स कैसे बने। ठीक है, एंड दीज आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज, यहाँ जो बाइनरी टर्म है ना इसका मतलब ही जिसका रेफरेंस दो से हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सन पहले से था और दूसरा एक वॉन्डरिंग स्टार आता है जो कि इससे इसके पास से जाता है, इसी वजह से सिगार शेप एक्सटेंशन सन से निकलता है और उसी से जो है प्लैनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी को बाइनरी थ्योरीज भी कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी जो आती है वो है कार्ल वाइजस्कर की एंड ऑटो स्किमिस्ट की। ये दोनों क्या किए थे, नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज केवल किए थे। तो इन 1950 ऑटो स्किमिस्ट इन रसिया, ये रसिया के थे, एंड कार्ल वाइजस्कर इन जर्मनी, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। सम वॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, इन दोनों पर्सनस ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया था। ठीक है, दे कंसिडर्ड दैट द सन वॉज सराउंडेड बाई सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हेलियम अलॉन्ग विथ वॉट मे बी टर्म एज डस्ट। तो उन्होंने क्या बताया था, हमने पहले भी देखा था, तो जो नेबुला होता है वो क्या कंटेंट किया रहता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम।
ठीक है, और उसमें कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी रहते हैं, ठीक है। यही सब मिलके बनाते हैं अपना नेबुला, ठीक है। एंड द फ्रिक्शन एंड कोलिजन of particles led to the formation of a disc-shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion। यानी जो नेबुला होता है उसमें क्या होता है, हमने देखा था उसमें मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, जिसके वजह से फ्रिक्शन एंड कोलिजन होता है, और इसी वजह से जो नेबुला है वो डिस्क शेप बना लेता है, यानी ऐसा शेप बना लेता है ना। फिर उसके बाद जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक्रीशन से फॉर्म होते हैं, यानी जैसे यहाँ पे हो गया तो एक्रीशन का मतलब होता है कि लेयर के ऊपर लेयर चढ़ना। तो यानी जो नेबुला था, जो ये गैसेस ये पार्टिकल्स ये लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई, और ऐसे ऐसे क्या हो गया, प्लैनेट्स बन गया, ठीक है। तो ये नेबुला हाइपोथेसिस ही है, लेकिन इस सब थ्योरीज को किसने बताया था, कार्ल वाइजेस्कर एंड आर्टो स्किमिस्ट ने इसे रिवाइज किया था, ठीक है। However, scientists in the later period took up the problems of origin of the universe rather than that of just the earth or the planets। इसके पहले हमने अर्ली थ्योरीज में क्या देखा कि इन्होंने केवल ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बात की कि हमारा अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे प्लैनेट्स ओरिजिनेट हुए। इन्होंने पहले से कंसीडर कर लिया था कि स्टार्स थे, सन्स थे, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, केवल बताया कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। लेकिन अब जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि पूरा यूनिवर्स कैसे बना है, ठीक है। केवल अर्थ के बारे में बात नहीं होगी, बल्कि पूरा यूनिवर्स के बारे में बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न थ्योरीज। इससे पहले हमने देखा अर्ली थ्योरीज के बारे में, उसने हमने क्या देखा, ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर कई फिलोसफर्स ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी हैं। इसमें से हमने नेबुलर हाइपोथेसिस को देखा उसको, और हमने देखा कि जो बाइनरी हाइपोथेसिस है, बाइनरी थ्योरी, उसको हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि कैसे कैसे लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसफर ने नेबुलर हाइपोथेसिस को अलग अलग तरीके से रिवाइज किया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न थ्योरीज को बारे में, जिसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात की गई है। अर्ली थ्योरीज में तो अर्थ की ओरिजिन के बारे में बात की गई थी, लेकिन मॉडर्न थ्योरीज में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताया गया, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज़ द बिग बैंग थ्योरी। आज की जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है ना, जो सबसे एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी। इसी को ज़्यादातर लोग मानते हैं, ठीक है। इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इन एक्सपेंडिंग। जो एडविन हबल थे, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1920 में एविडेंस प्रोवाइड किया कि जो हमारा एविडेंस है ना वो एक्सपैंड कर रहा है, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा यूनिवर्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। एज द टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। इन्होंने एविडेंस क्या दिया था कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे जो गैलेक्सीज हैं, यानी ये अगर यूनिवर्स हो गया हमारा, हालांकि यूनिवर्स की कितनी बड़ी है वो पता नहीं किसी को, लेकिन तो फिर भी मान लीजिए ये आपका क्या है, यूनिवर्स है, और उसमें जो गैलेक्सीज है ना, उनमें भी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है, जिसी की वजह से जो एडविन थे उन्होंने कहा है कि हमारे यूनिवर्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, बहुत अच्छा लॉजिक है। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन, ठीक है। टेक ए बैलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। उन्होंने बोला है कि आप एक बैलून लीजिए और उस पर पॉइंट अलग अलग मार्क कर लीजिए, ठीक है। And now if you start inflating the balloon, the points marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands। यानी जैसे जैसे आप बैलून को फुलाएंगे, आप उसमें हवा डालेंगे, तो क्या होगा, जो पॉइंट्स है वो दूर दूर चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये सबसे कम फूला हुआ, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इसे आप लोग बैलून को यूनिवर्स माने और जो पॉइंट्स है उसे गैलेक्सीज माने, तो इसके बीच में डिस्टेंस कम है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ा, बैलून बढ़ा, वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ती गई, ठीक है, और बड़ा हुआ, डिस्टेंस और बड़ी हो गई, ठीक है। तो यही उन्होंने लॉजिक दिया है कि यानी गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। आगे लिखा भी गया है कि सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। यानी गैलेक्सीज के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। हाउ एवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द बैलून द पॉइंट देमसेल्व्स आर एक्सपेंडिंग। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि बैलून की जो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ में जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स है वो भी बढ़ रहे हैं। ये जो पॉइंट्स है, पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, इसमें पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, लेकिन तो जैसे जैसे बैलून बढ़ रहा है उस वैसे वैसे पॉइंट्स भी बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर से जो हमारा बैलून, अगर से उसे हम लोग उसमें हवा डालेंगे तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी पॉइंट्स के बीच में, लेकिन तो पॉइंट्स भी बड़ा होगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट।
लेकिन तो ये जो पॉइंट बढ़ता है ना, ये हमारे यूनिवर्स से मैच नहीं करता, यानी गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही हैं हमारी। गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ रही है, लेकिन गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, यही इस थ्योरी की लिमिटेशन है। यानी जो बैलून का एग्जांपल इन्होंने दिया था वो पूरी तरीके से सही नहीं है। बैलून में डिस्टेंस भी बढ़ रही है, पॉइंट्स के बीच में पॉइंट्स भी बढ़ रहा है, लेकिन यूनिवर्स में क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के बीच में वो तो बढ़ रही हैं, लेकिन तो गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, दोनों एग्जाम्पल्स में। ठीक है ना। साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, यानी गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज, लेकिन तो अभी हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे पता चले कि गैलेक्सीज भी एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, सो द बैलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियल करेक्ट। तो इसकी वजह से जो बैलून का हमारा एग्जाम्पल था, यूनिवर्स एक्सपेंशन को दिखाने के लिए जो हमने बैलून का एग्जाम्पल लिया था वो पार्शियली करेक्ट, यानी थोड़ा बहुत सही है, पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज मॉडर्न थ्योरीज में जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है, वो बिग बैंग थ्योरी ही है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टिनी बॉल। कहने का मतलब ये है कि जब कुछ भी नहीं था, जब यूनिवर्स नहीं फॉर्म हुआ था, तो जितना भी सब मैटर्स है, जितना जिस मैटर से यूनिवर्स बना है, वो एक टिनी बॉल में, यानी बहुत ही छोटा सा सिंगुलर एटम, यानी एक एटम था, उसी में पूरा मैटर एग्जिस्टेड था। ठीक है, उसकी वॉल्यूम अनइमेजिनेबल थी, यानी बहुत ही छोटा था, एक एटम के बराबर था। ठीक है, उसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर था। ये एटम कैसा था, उसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, यानी आप पता ही लगा सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना था। इनफाइनाइट डेंसिटी, उसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी। ठीक है, देखिए ये जो बिग बैंग थ्योरी ज़रूरी नहीं कि ये सही है। ऐसा बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, यानी स्टार्टिंग में एकदम एक एटम था जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर था, उसकी जो वॉल्यूम थी वो बहुत ही कम थी, और इसमें इनफाइनाइट डेंसिटी था। ठीक है, इस फिगर में आप लोग देख भी सकते हैं, ये जो पार्ट है ये यही है वो जो हमारा एटम था जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। ठीक है, यही इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एट द बिग बैंग द टिनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली एंड दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन। यानी जब बिग बैंग होता है, जब एक्सप्लोजन होता है, वो जो एटम था ना, सिंगुलर एटम, उसका जब एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है, वो बहुत ही वायलेंट, यानी बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यानी एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, एंड इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ द बिग बैंग टुक प्लेस इन 13.7 बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट। ये जो इवेंट था ना बिग बैंग वाला, ये कब टुक प्लेस किया, ये 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत पहले ये एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, एंड द एक्सपेंशन कॉन्टीन्यूस इवन टू द प्रेजेंट डे। और एक्सपेंशन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है, इसी वजह से, क्योंकि जो यूनिवर्स हमारा ना वो आज भी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, जहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारा सिंगुलर एटम था। ठीक है, वो जब एक्सप्लोड करता है, यानी बिग बैंग होता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, ये यूनिवर्स एक्सपैंड करता है। ठीक है, जो आज भी एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, एज इट ग्रीव सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, यानी जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है, वैसे जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है, वैसे वैसे कुछ एनर्जी जो है वो कन्वर्टेड हो जा रही है मैटर्स में। ठीक है, एंड देयर आर पार्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आफ्टर द बैंग। यानी जब बिग बैंग होता है ना, जब एक्सप्लोजन होता है ना, तो उसके बाद बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन होता है। सेकेंड का जो उसके उससे भी जो छोटा पार्ट होता है, यानी सेकेंड का जो फ्रैक्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, यानी एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन, लेकिन तो कुछ टाइम के बाद जो एक्सप्लोजन है वो थोड़ा धीरे हो जाता है। ठीक है, विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। यानी हमारा जब एक्सप्लोजन हुआ था उसके 3 मिनट बाद, ठीक है, 3 मिनट बाद क्या होता है कि जो पहला एटम था, एटम क्या, एटम ही वो चीज़ है जिससे हमारा जो प्लैनेट्स है, सन है, ये सब बने हैं। तो जो पहला एटम था वो एक्सप्लोजन के 3 मिनट बाद बनता है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा गया है, विद इन द 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन। यानी 3 लाख साल बाद बिग बैंग जब होता है, यानी जब एक्सप्लोजन होता है उसके 3 लाख साल बाद क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4500 केल्विन के आसपास आ जाता है। ठीक है, ये केल्विन क्या है, एक यूनिट है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का,
एक यूनिट है, ठीक है। अगर से आप लोग 273 से ना इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर्स, और इसी के बाद यानी जब टेम्परेचर हमारा 4500 केल्विन हो जाता है तो क्या बनता है, हमारा एटॉमिक मैटर्स हमारे बनने लगते हैं, यानी ऐसे मैटर्स जिससे हमारा जो प्लैनेट्स है ये सब बना हुआ है, ठीक है। एंड द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, और धीरे धीरे क्या होता है, यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होने लगता है, ठीक है, यानी पारदर्शी, जिसके आर पर देखा जा सकता है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। हमने क्या देखा कि जब से बिग एक्सप्लोजन हुआ यानी बिग बैंग हुआ है, तब से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि जो हमारी गैलेक्सीज है उसके बीच में स्पेस भी बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को हमने पहले भी देखा था। एन अल्टरनेटिव टू दिस वॉज होयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट। एक इसी के अपोजिट में, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और उसका एविडेंस ये था कि गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन तो इसी के जस्ट अपोजिट में एक कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक पर्सन थे होयल, जिन्होंने अपना एक स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है ना वो एकदम मतलब स्थिर है, वो तो उसमें ना ही थोड़ा सा बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इट कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी जब से हमारा यूनिवर्स बना है तब से आज तक उसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, वो वैसा कि वैसा ही, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, ठीक है। एंड हाउ एवर विद द ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर्स आर्गूमेंट ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। लेकिन तो जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे एविडेंस पाए गए हैं, जिसके बेसिस पे जो हमारे आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये मतलब उन्होंने कहा है, वो क्या फेवर करते हैं, उन्होंने फेवर किया है एक्सपेंशन वाले थ्योरी का, ठीक है, यानी बिग बैंग थ्योरी का उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। और इसी के साथ हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द स्टार फॉर्मेशन। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो स्टार्स है वो कैसे बने हैं, ठीक है, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब हम लोग द स्टार फॉर्मेशन वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जो हमारा पहले का यूनिवर्स था उसमें जो मैटर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं था, यानी कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी थी, कहीं पे कम डेंसिटी थी, ठीक है। And these initial density differences give rise to differences in gravitational forces and it causes the matter to get drawn together। यानी यही जो डेंसिटी की जो डिफरेंसेस थी ना, उसी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज में डिफरेंसेस आता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मैटर्स होंगे वो डेंस हो जाएंगे यहाँ पे क्लोजली, यानी मैटर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब साथ आ जाएंगे, वो लोग टुगेदर आ जाएंगे, ठीक है ना। एंड दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारे जो एनर्जीज हैं, जो मैटर्स हैं, वो जब पास पास आ जाते हैं तो यही बेस प्रोवाइड करता है गैलेक्सीज के फॉर्मेशन का, ठीक है। ए गैलेक्सी कॉन्टेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी में हम लोग जानते हैं कि गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। गैलेक्सी होती ही वही है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उसी को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर द वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। गैलेक्सीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, जिसको हम लोग इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लाइट्स ईयर में उनका मेजरमेंट होता है। लाइट्स ईयर का मतलब ये होता है कि जो एक साल है हमारा, उसमें लाइट्स जो सनरेज है वो कितने दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं, उसी को कहते हैं एक लाइट ईयर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 150,000। यानी केवल एक इंडिविजुअल गैलेक्सीज का अगर हम लोग डायमीटर देखें, डायमीटर का क्या मतलब, डायमीटर का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए आपकी गैलेक्सी है, तो उसकी यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80,000 से लेकर 150,000 तक, इतनी लाइट ईयर्स इसकी डिस्टेंस है, यानी बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे गैलेक्सीज, ठीक है। एनी गैलेक्सी स्टार्टेड टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। इसका मतलब जो गैलेक्सीज है वो भी किससे बने हैं, हाइड्रोजन के क्लाउड, जिसे हम लोग नेबुला भी कहते हैं, उसी से गैलेक्सीज बने हैं। क्या होता है कि जब यूनिवर्स का जब बिग बैंग होता है यानी एक्सप्लोजन होता है, तो उसके बाद बस जगह जगह कुछ कुछ जो है एक्यूमुलेशन होने लगते हैं हाइड्रोजन गैसेस का, ठीक है। तो उसी एक्यूमुलेशन से क्या बनता है, नेबुला बनता है, ठीक है। तो उसी से धीरे धीरे प्रोसेस के साथ साथ गैलेक्सीज का फॉर्मेशन भी यूनिवर्स में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, ये एक गैलेक्सी है। यहाँ पे नेबुला का जो है एक्यूमुलेशन होता है और धीरे धीरे ये गैलेक्सी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये सब क्या है,
ये गैलेक्सीज हैं। दिखने में ये सब बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं। अभी को हमने देखा था कि एक जो गैलेक्सी है उसकी डायमीटर कितने रेंज में आते हैं, लगभग 80,000 से लेकर 150,000 लाइट ईयर्स तक। ठीक है। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्ड लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेज। यहाँ पे लिखा है क्लम्प्स ऑफ गैसेज, इसका मतलब होता है गैसेज का गुच्छा। यानी जो हमारे नेबुला होता है वो जैसे जैसे जो है उसमें एक्सपेंशन होता है, वो जब ग्रो करता है तो उसमें जगह जगह ये जो हमने बताया था ना, ये क्या है, ये क्लम्प्स ऑफ गैसेज हैं। ठीक है। ये अगर ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका गैलेक्सी। ठीक है। तो इसमें जगह जगह क्या होते हैं, जगह जगह गुच्छे बनने लगते हैं गैस के, और यही बाद में चल के धीरे धीरे इनमें एक्यूमुलेशन होता है। डेंसिटी की वजह से ये इसके जो मैटर्स होते हैं वो और पास पास आते जाते हैं, और यही फॉर्मेशन कर लेते हैं स्टार्स का, और फिर ओवरऑल आपका बन जाता है, ये बड़ा सा आपका बन जाता है गैलेक्सी। ठीक है। These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies and give rise to the formation of stars। तो हमने अभी क्या देखा कि ये जो नेबुला में, यानी जो हमारी गैलेक्सीज थी जो नेबुला से बनी थी, उसमें जो एक्यूमुलेशन होता है क्लम्प्स ऑफ गैसेस का, वही क्या करते हैं आगे चल के उनमें जो है स्टार का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है। एंड द स्टार्स और द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम ओवर 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। यानी स्टार्स का फॉर्मेशन कब होता है, 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। हमने देखा था जो बिग बैंग था वो 13.7 बिलियन ईयर अगो हुआ था, और स्टार का फॉर्मेशन 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। ठीक है। अगर से हम लोग आगे देखें तो आगे एक बॉक्स में लाइट ईयर क्या होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। ए लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉट ए टाइम। हमने कि जैसा देखा था कि लाइट ईयर डिस्टेंस का मेजरमेंट करती है, टाइम का नहीं। हमने क्या देखा था कि गैलेक्सीज के बीच में क्या डिस्टेंस, उसके डायमीटर के बीच में क्या डिस्टेंस है, उसका मेजरमेंट लाइट ईयर में होता है। ठीक है। एंड द लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर केवल 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है। एंड कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर्स इन टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। यानी इस स्पीड से 1 साल तक लाइट अगर ट्रेवल करे तो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही होता है आपका 1 लाइट ईयर। तो समझ लीजिए ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर सोचे हम लोग किलोमीटर्स में देखें तो लगभग 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस होती है 1 लाइट ईयर में। ठीक है। एंड द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 149 मिलियन। हमारे जो अर्थ है और जो सन है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 149 मिलियन के अप्रॉक्स में होती है। और अगर से उसको लाइट ईयर में देखें ना, लाइट ईयर में देखें तो केवल 8.311 मिनट्स, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी केवल 8.31 मिनट्स होती है। ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक लाइट ईयर में कितनी बहुत बड़ी डिस्टेंस आती होगी। ठीक है। ये हो गया आपका लाइट्स ईयर। ठीक है। हमने इस टॉपिक में देखा कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे गैलेक्सीज बनती हैं, और लाइट्स ईयर क्या होता है। ठीक है। हमने इन सब बातों को इस टॉपिक में देखा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने देखा कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म होता है। बिग बैंग जो होता है, बिग एक्सप्लोजन जो होता है, उससे हमारा यूनिवर्स बनता है, वो एक्सपैंड करता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गैलेक्सीज बनती हैं, उसमें स्टार्स बनते हैं। ये सब अभी तक हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने हैं। ठीक है। द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। यहाँ पे 3 स्टेजेस दिए गए हैं जिस स्टेजेस से हमारे जो प्लैनेट्स है वो बने हैं। ठीक है। पहला स्टेज है द स्टार्स आर द लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस विद इन ए नेबुला। हमने देखा था कि हमारा जो ये जो नेबुला है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं क्या हुआ है, जो गैसेज है उनका एक्यूमुलेशन हो गया, उसी को कहा गया लम्प्स ऑफ गैसेज, यानी गैसेज के गुच्छे वो बन गए हैं, और वही क्या है, वही है स्टार्स। ठीक है। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेज विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर टू द गैसेज क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्ड अराउंड द गैस कोर। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये जो स्टार्स है आपका, ये जो स्टार्स है इसके बीच में एक कोर डेवलप्ड हो गया है। ठीक है। इसके बीच में एक कोर डेवलप्ड हो गया है। स्टार के अंदर कोर्स इसलिए है क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो स्टार के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा जो है स्टार के अंदर कोर्स बन गए। समझ लीजिए आप, ये है आपका स्टार्स। ठीक है। इसके अंदर बन गया आपका कोर। तो जाहिर सी बात है जहाँ कोर होगा, ये सॉलिड नहीं है, ये कोर सॉलिड नहीं है, ये बस यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। यानी ये जो गैसेज है ना, जिस गैसेज से बना स्टार्स यानी हाइड्रोजन और हीलियम, वो यहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी अब ज़्यादा होगा। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
इसके आजू बाजू में यानी ऐसे बन जाता है एक डिस्क शेप क्लाउड, यानी इस शेप का एक क्लाउड बन जाता है। और वो क्लाउड कौन सा होता है? वो होता है एक रोटेटिंग क्लाउड, यानी वो हमेशा क्या करता है? रोटेट करता रहता है। और रोटेशन होगा तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शंस होंगे, कोलिजन्स होंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं कि ये जो बॉडी है ये रोटेट करने लगती है। अब हम लोग बाकी क्या होता है वो हम लोग सेकेंड स्टेज में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका सेकेंड स्टेज। अभी तक हमने क्या देखा? ये एक होता है आपका, ये हो गया आपका स्टार्स, इसके बीच में बनता है कोर, जिसकी वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है और एक जो है डिस्क शेप क्लाउड इधर बन जाता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड्स स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड, यानी ये जो गैस क्लाउड बना है ये धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लगते हैं। ठीक है, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्ड इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, ये जो कोर है इसके अराउंड ये जो मैटर्स हैं, ये जो क्लाउड्स इसमें जो मैटर्स हैं ये क्या होने लगते हैं? स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होंगे ही, तो वो उसी को कहा गया स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। एंड दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेंशन डेवलप्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, ये स्मॉल राउंडेड जो ऑब्जेक्ट हैं, अब यहाँ पे एक टर्म आया है कोहेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब दो पार्टिकल्स ना, दो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, उसको जो फोर्स, जो पावर उससे जोड़ती है, बॉन्डिंग जो करती है, उसी को कहते हैं कोहेंशन। ठीक है, तो कोहेंशन प्रोसेस के जरिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये जुड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या बनता है? प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स का मतलब ये है कि छोटे पार्टिकल्स जिससे हमारा प्लैनेट, जिसके ऊपर हमारा प्लैनेट्स बना है, मान लीजिए अगर ये हमारा प्लैनेट है तो उसकी जो बेस होगा वो क्या है? वो है प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, ठीक है, तो जो प्लैनेटेसिमल्स है वो क्या है? वो छोटे पार्टिकल्स है जिससे हमारा प्लैनेट बना है। ठीक है, लार्ज बॉडीज स्टार्टेड फॉर्मिंग बाई कोलिजन, और कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, जाहिर सी बात है जब स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ना वो इससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो ये स्टिक टुगेदर होने लगते हैं, तो इसी वजह से धीरे धीरे ये जो होता है इसका साइज जो होता है वो बड़ा होने लगता है। ठीक है, एंड इन द फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा जो प्लैनेटेसिमल्स है, यानी जिससे हमारा प्लैनेट बना है, वो फॉर्म हो चुका है। अब इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट टू फॉर्म ए फीवर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। यहाँ पे एक वर्ड आया एक्रीट। एक्रीट का मतलब ये होता है कि जैसे ये है आपका पार्टिकल्स, उसके ऊपर जब कई लेयर चढ़ने लगती हैं धीरे धीरे, यानी लेयर के ऊपर लेयर जब चढ़ती है उसे कहते हैं एक्रीसन। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्रीट। तो जो हमारा प्लैनेटेसिमल था, हमारा जो प्लैनेटेसिमल था उसके ऊपर अलग अलग जो है छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल एक्रीट होने लगते हैं, यानी लेयर के ऊपर लेयर बनने लगते हैं, और ऐसे ही हमारा क्या होता है? प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने फाइनली देख लिया कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, टॉपिक है आवर सोलर सिस्टम। इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। अब हम लोग देखेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, and the nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 बिलियन ईयर अगो। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है ये, इसका जो हमने देखा था ना कि जब नेबुला था पहले कोर बनाता, तो ये जो कोर बनाता है ना, ये टाइम अपने सोलर सिस्टम का 5 to 5.6 बिलियन ईयर अगो के बीच में स्टार्ट होता है ये प्रोसेस। ठीक है, एंड द प्लैनेट्स वर फाउंड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो, और हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है वो 4.6 बिलियन एगो बने हैं। ठीक है, एंड आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं? सन। ठीक है, सन क्या है? सन एक स्टार हम लोग जानते ही हैं। 8 प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। 63 मून्स हैं। मून्स यानी यहाँ पे मून्स का मतलब है नेचुरल सैटेलाइट, यानी ऐसी ऐसी जो है हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ जो प्लैनेट्स का चक्कर लगाती है। अगर ये प्लैनेट है तो इसको जो रोटेट करती है उसे कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट या उसका मून। ठीक है, तो जो हमारे अर्थ का मून है वो क्या है? वो मून ही हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस। यहाँ पे 2 टर्म आया है, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, ये है एस्ट्रॉइड एंड ये है कॉमेट। एस्ट्रॉइड जो होता है ना, ये क्या बनता है? ये रॉक से बनता है। ठीक है, और वहीं जो कॉमेट्स है इसमें रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, साथ में इसमें आइस के भी पार्टिकल्स होते हैं। ये जो कॉमेट है इसमें टेल्स, ये देखिए ऐसे टेल्स बनी होती हैं, लेकिन तो एस्ट्रॉइड में ऐसी कोई भी टेल्स नहीं होती। यही डिफरेंस है एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स में। ठीक है, और ये है हमारा प्यारा सोलर सिस्टम। ये हो गया हमारा सन, ये हो गया अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं,
और ये सब क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, ठीक है। आउट ऑफ द 8 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are called as the inner planets as they lie between the Sun and the belt of asteroids. The other 4 planets are called outer planets. यानी हमारे जो 8 planets है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इनर प्लैनेट्स एंड दूसरे होते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो एक क्या होती है, हमारे जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे ये क्या है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है, ठीक है। इसके इधर जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे देखिए 4 प्लैनेट्स हैं, ये होते हैं इनर प्लैनेट्स। और इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट के, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसके इधर जो प्लैनेट्स हैं वो होते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। ये है आपके आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं ना, इससे कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और बाकी ये जो है इसे कहते हैं, ये 4 जो हैं इसे कहते हैं जोवियन या गैसियस प्लैनेट, ठीक है। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जैसा कि हमने देखा फर्स्ट 4 को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, यानी ये किससे बने, ये रॉक से बने हैं, मेटल से बने, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। और जाहिर सी बात है जब ये सॉलिड से बने हैं यानी रॉक से बने हैं, मेटल से बने हैं, तो इसकी जो डेंसिटीज होगी वो क्या होगी, हाई होगी। यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं उसकी डेंसिटी हाई है, ठीक है। एंड द रेस्ट 4 यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो उधर हैं हमने देखा था ना, तो वो क्या है, उसे कहते हैं जोवियन या गैस जियांट प्लैनेट्स, ठीक है। जोवियन नेम्स जुपिटर लाइक। जोवियन का जो शाब्दिक मतलब होता है उसका मतलब होता है जो जुपिटर की तरह हो। और जुपिटर क्या है, ये जो प्लैनेट है ये वाला, इसे कहते हैं जुपिटर, ठीक है। तो जोवियन का मतलब क्या है, जो जुपिटर की तरह हो। तो ये है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसके 4 इधर इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और बाकी एस्ट्रॉइड बेल्ट के इस साइड जो है यानी ये 4 इसे कहते हैं आपके जोवियन या गैस जियांट प्लैनेट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फियर। यानी जो जुवियन प्लैनेट है, जो गैसियस प्लैनेट है, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बड़े बड़े हैं, ठीक है। और उनका जो एटमॉस्फियर है वो भी क्या है, वो बड़ा है। जाहिर सी बात है ये गैस के प्लैनेट्स हैं तो बड़े ही होंगे, इनकी डेंसिटीज़ भी कम है, ठीक है। और ये जो गैस हैं ये मोस्टली क्या क्या गैसेज हैं, हीलियम की गैसेज हैं एंड हाइड्रोजन की गैसेज हैं, ठीक है। यानी जो जुवियन प्लैनेट्स है उसमें कौन सी गैसेज मेनली पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। All the planets were formed in the same period, sometimes about 4.6 बिलियन ईयर अगो। यानी हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। क्या होता है ना, ये जो 2006 है इससे पहले एक और प्लैनेट था। यानी हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट थे। प्लूटो को भी उस समय प्लैनेट बोला जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लूटो को प्लैनेट बोलने से इनकार कर दिया, ठीक है। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए डिसीजन वॉज टेकन दैट द प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, टू इसका ये साइंटिफिक नेम है 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड डार्क प्लैनेट। यानी जितने भी प्लैनेट्स अब प्लूटो की तरह डिस्कवर होंगे उसे कहते हैं डार्क प्लैनेट। ये डिसीजन कहाँ लिया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है डार्क प्लैनेट। इसका मतलब ये होता है ना कि हमारे जो हो गया आपका ये हो गया सन, इसके चारों तरफ कोई अगर प्लैनेट है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो रोटेट करता है, वो क्या होगा, वो प्लैनेट होगा। लेकिन तो कोई और चीज़, बड़ी चीज़ है, प्लैनेट से मान लीजिए ये प्लेटो है, तो ये क्या होता है, ये रोटेट करता है, सन का रोटेशन ये करता है, लेकिन तो इसका कोई प्रॉपर रूट नहीं है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं इनका प्रॉपर रूट है, लेकिन ये जो डार्क प्लैनेट होते हैं ना, इनका कोई प्रॉपर रूट नहीं है। ये रोटेट तो करते हैं, यानी सन के अराउंड में रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, लेकिन तो इनका कोई फिक्स रूट नहीं है। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है डार्क प्लैनेट, और इन्हें प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ठीक है। सम डाटा रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। बॉक्स नीचे एक दिया गया है, उसमें कुछ डेटा दिए गए हैं हमारे सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। उसे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है कुछ डेटा अपने सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं जिसको मैं समझा देता हूँ, बाकी आप लोग डेटा देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, पहला डिस्टेंस, डेंसिटी, रेडियस एंड सैटेलाइट्स, ये हो गया आपके प्लैनेट्स के नेम। तो अगर हम लोग देखें अर्थ के बारे में स्पेशली, तो अर्थ की डिस्टेंस क्या है, 1 है। तो अब आप लोग कहेंगे कि 1 का क्या मतलब, यानी डिस्टेंस 1 कैसे, वैसे तो कितना है 149 मिलियन किलोमीटर के अप्रॉक्स में, ठीक है। लेकिन तो 1 का क्या मतलब, तो क्या होता है कि एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसमें क्या होता है ना कि अर्थ
और सन के बीच में जो डिस्टेंस यानी 149 मिलियन अप्रॉक्स में, 149 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स में, तो उसको 1 माना गया है। यानी पृथ्वी और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे 1 माना गया। उसी के बेसिस पे बाकी जो प्लैनेट्स है उनके डिस्टेंस को बताया गया। जैसे हमारे पृथ्वी का 1 हो गया, इसका 1.5 यानी लगभग जितना पृथ्वी और सन में जितना डिस्टेंस है उसका 1.5 गुना किसमें, मार्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। और दूसरा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब जानते हैं आप लोग, घनत्व से होता है। तो यानी ये इसका मेजरमेंट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, अब सेकंड टर्म है रेडियस। रेडियस यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल रेडियस नापा जाता है, जिसका यानी इसमें भी वही लॉजिक है। जो अर्थ का जो रेडियस है उसी को 1 माना गया है, उसकी वैल्यू 1 है, और उसी के बेसिस पे बाकी प्लैनेट्स के जो रेडियस है उसे डिसाइड किया गया। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, क्योंकि इसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। और सबसे कम किसका, सबसे कम है मरकरी का। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए सेटेलाइट्स भी दिया है। यहाँ पे सेटेलाइट यानी किस प्लैनेट्स के पास कितने सेटेलाइट है। नेचुरल सेटेलाइट कितनी है, मरकरी के पास कोई सेटेलाइट नहीं, वेनस के पास कोई सेटेलाइट नहीं, अर्थ के पास है अपनी एक सेटेलाइट। क्या है इसका नाम, इसका नाम है मून। ठीक है, मार्स के पास 2 नेचुरल सेटेलाइट है, और बाकी जो प्लैनेट है उसके पास बहुत सेटेलाइट है नेचुरल वाली, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ प्लैनेट्स पाए जाते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड दूसरा जोवियन प्लैनेट्स। हमने उसमें देखा कि क्या क्या डिफरेंस है, क्यों उसे टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, क्यों उसे गैसेस या जोवियन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये जो डिफरेंसेज है दोनों में, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स में, उनके क्या रीजन्स हैं। ठीक है, तो उसमें पहला जो रीजन है वो ये है, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट्स स्टार वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस। यानी ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ये सन के बहुत पास पाए जाते हैं, और जाहिर सी बात है अगर पास पाए जाएंगे तो यहाँ पे जो गर्मी होगी यानी जो टेम्परेचर होगा वो भी हाई होगा, जिसके वजह से यहाँ पर यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में जो गैसेज होती है वो कंडेंस नहीं हो पाती, उड़ जाती हैं गैसेज। तो जाहिर सी बात है जब गैसेज उड़ जाएंगे तो क्या बचेगी, ये जो सॉलिड रॉक पार्ट है वही बचेगा। तो इसी वजह से ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है, यानी ये रॉक्स के बने हुए हैं। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड एट क्वाइट ए डिस्टेंस लोकेशन, यानी जो गैसेस प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप लोग देखें तो जो ये क्या है, ये जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं ये सन से बहुत दूरी पे हैं, यानी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सन से जो टेम्परेचर आता है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ गैसेस क्या हो जाती हैं, गैसेस यहाँ पे कंडेंस हो जाती हैं, और जब गैसेस कंडेंस हो जाएंगी, उड़ेंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर एक गैस की मोटी लेयर हो जाएगी। तो इसी वजह से ये जो है यहाँ पे गैस की बड़ी बड़ी यानी मोटी मोटी लेयर्स पाई जाती हैं, और ये प्लैनेट्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन है सोलर विंड्स। तो ये क्या होता है, द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। जाहिर सी बात है जो सोलर विंड्स होती हैं वो सन के जितने पास रहेंगे उतनी ज़्यादा होंगे। ठीक है, इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो सोलर विंड्स क्या करती हैं, सोलर विंड्स हमारे जो अर्थ है, वीनस है, मार्स है और मरकरी है, इन 4 प्लैनेट्स की जो ऊपर की जो गैसेज होती हैं उसे ब्लू कर देती है, उसे उड़ा देती हैं। ठीक है, ये है आपका सोलर विंड। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो प्लैनेट्स के ऊपर जो गैसेज होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के ऊपर जो गैसेज होती हैं उसको उड़ा देती हैं। और यही जो सोलर विंड्स होती हैं वो जो गैसियस प्लैनेट्स हैं उसको नहीं उड़ा पाती, वहाँ की जो गैसेज होती है उसको नहीं उड़ा पाती, क्योंकि जो गैसियस प्लैनेट है वो सोलर से यानी सन से बहुत ही दूर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपका सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड जुपिटर ये सन से बहुत दूर हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सोलर विंड्स होंगी वो यहाँ की जो गैसेज है उससे उड़ा नहीं पाएंगी, बल्कि यहाँ जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है उसकी गैसेस को उड़ा देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो गैसेस की लेयर है वो बहुत ही कम है, बहुत ही पतली है, ना के बराबर है, और यहाँ पे जोवियन प्लैनेट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पे गैसेस की मोटी लेयर पाई जाती है। ठीक है, द सोलर विंड्स वेर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट्स। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जोवियन प्लैनेट बहुत दूर होते हैं, इसी वजह से सोलर विंड्स वहाँ की जो गैसेज होती हैं उसे रिमूव यानी हटा नहीं पाती। ठीक है, तो वहाँ गैसेज कंडेंस हो जाती हैं, जम जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्लैनेट्स बड़े होते हैं और वहाँ पे गैसेस की मोटी लेयर पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द स्केपिंग गैसेस। यानी अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को देखें तो कैसे कैसे बहुत छोटे हैं, जोवियन प्लैनेट से बहुत छोटे हैं, तो क्या जाहिर सी बात है जो छोटा होगा उसमें ग्रेविटी भी कम होगी, तो
इन प्लैनेट्स में यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जो होती हैं ग्रेविटी वो कम होती है, क्योंकि ये प्लैनेट छोटे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ग्रेविटी कम होगी तो यहाँ की जो गैसेज हैं वो इसको पकड़ नहीं पाएंगी। इसकी लो ग्रेविटी कैसे कैसे इसको पकड़ पाएंगी, तो जिसकी वजह से जो गैसेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्ल्यू ऑफ, उड़ जाती हैं। ठीक है। और अगर से हम लोग यही टेरेस्ट्रियल वो जोवियन प्लैनेट यानी गैसियस प्लैनेट्स का देखें तो ये बड़े बड़े हैं, तो जाहिर सी बात की ग्रेविटी भी बड़ी होगी। और उसी ग्रेविटी की वजह से, हाई ग्रेविटी की वजह से ये क्या करती हैं, गैसेस को पकड़े रहती हैं। ठीक है, उसे उड़ने नहीं देती। ठीक है, ये भी एक वजह जिसकी वजह से जो जोवियन प्लैनेट है वो बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे गैसेस की बहुत मोटी लेयर पाई जाती है। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनकी लो ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे गैसेस जो होती हैं वो कम होती है, वहाँ की जो लेयर्स होती है वो भी पतली होती है। ठीक है, और ये प्लैनेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मून। इसके पहले हमने देखा कि हमारा अर्थ कैसे बना है, यानी प्लैनेट्स कैसे बने हैं। हमने ये भी देखा कि स्टार्स कैसे बने हैं, और हमने ये भी देखा गैलेक्सीज और यूनिवर्स कैसे बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मून है, हमारी जो नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ की, वो कैसे बनी है। ठीक है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा मून है वो केवल एक सिंगल नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ की। अगर से हम लोग अर्थ को देखें तो अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सेटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून है। नेचुरल सेटेलाइट का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, ये मान लीजिए मून एक सेलेस्टियल बॉडी होगी, वो जब किसी प्लैनेट का यानी अर्थ का जब रोटेशन करेगी तो उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं नेचुरल सेटेलाइट। ठीक है। तो ऐसी केवल एक ही सेलेस्टियल बॉडीज है जो अर्थ का रोटेशन करती है, जिसका नाम है मून। और वही क्या है, वही है हमारा अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट। ठीक है। लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। अर्थ को हमने देखा कि कैसे ओरिजिन हुआ उसका, तो ऐसे ही बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कोशिश की है कि वो बताएं कि मून की ओरिजिन कैसे हुई है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे 1838 में, सर जॉर्ज डार्विन सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। सर जॉर्ज डार्विन, ये कौन है पता है, ये हमारे चार्ल्स डार्विन के बेटे हैं। जो चार्ल्स डार्विन हमने पढ़ा है ना बायोलॉजी में, उन्हीं के बेटे हैं सर जॉर्ज डार्विन। इन्होंने भी ओरिजिन ऑफ द मून को लेकर एक थ्योरी दी है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो हमारा अर्थ था और मून था ये पहले एक ही बॉडी थी, यानी दोनों एक ही में थे, और क्या कर रहे थे, रैपिडली रोटेटिंग, यानी बहुत तेज़ी से ये रोटेट कर रहे थे। ठीक है। द होल मॉस बिकेम ए डम बेल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। क्या देखा हमने कि एक जो है अर्थ और मून एक ही बॉडी, रोटेटिंग बॉडी थी, किसके हिसाब से, जॉर्ज डार्विन के हिसाब से, और ये बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही थी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या बना दी, डम्प्ड शेप बना लेती, यानी ऐसा शेप बना लेती है, ऐसा शेप बना लेते। ठीक है। और इवेंचुअली यानी धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये जो है इससे अलग हो जाती है, यानी अब दोनों क्या हो गए, दोनों सेपरेट बॉडी हो गई, अर्थ अलग मून अलग। और जॉर्ज डार्विन के अकॉर्डिंग ऐसे ही होता है हमारे मून का फॉर्मेशन। ठीक है। एंड इट वॉज आल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वॉट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्युपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन। इन्होंने कहा है, जॉर्ज डार्विन ने कहा है कि जो आज का पैसिफिक ओशन की जो गहराई है ना, वहीं से हमारा क्या निकला है, वहीं से मून निकला है। इसी वजह से पैसिफिक ओशन में उतना गहरा है और उसी वजह से पैसिफिक ओशन बना है। ये लॉजिक देते हैं जॉर्ज डार्विन। ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन। लेकिन तो ये जो जॉर्ज डार्विन ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि डम बेल शेप था, फिर उसी से सेपरेट हो गया हमारा जो मून बना है, और वही डिप्रेशन है पैसिफिक ओशन का, इन सब एक्सप्लेनेशन से आज के साइंटिस्ट नहीं मानते, सहमत ही नहीं होते। ठीक है। एंड इट इज़ नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ द मून एज ए सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ एन आउटकम ऑफ जियांट इम्पैक्ट। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया है कि अर्थ का नहीं, मून का जो ओरिजिन हुआ है वो जियांट इम्पैक्ट से हुआ है। अब जियांट इम्पैक्ट क्या है ये भी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। इसे जियांट इम्पैक्ट क्या बोलते हैं, द बिग स्प्लैट भी बोलते हैं। ठीक है। तो होता ये है कि ए बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 of 3 times दैट ऑफ द मार्स कोलाइड इनटू द अर्थ समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। यानी जब अर्थ फॉर्म्ड हुआ था, जैसे ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही मार्स जो है ना, मार्स के लगभग मार्स से 3 गुना ज़्यादा बड़ा, ठीक है, उतनी बड़ी बॉडी क्या होती है, अर्थ से आके कोलाइड होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो है ये चीज़, ये वो बॉडी है जो अर्थ से, ये हमारी अर्थ है, इससे आके कोलाइड होती है। ठीक है। कब कोलाइड होती है, जैसे ही अर्थ फॉर्म होता है उसके जस्ट बाद ही। तो ये देखिए यहाँ पे कोलिजन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे कोलिजन हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स
अर्थ से सेपरेट हुए होंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स अर्थ से सेपरेट हुए होंगे। तो जो पार्टिकल्स सेपरेट हुए थे, जो मास हमारा सेपरेट हुआ था, वो कहीं गया नहीं, ठीक है, वो कहीं गया नहीं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की तो कुछ ग्रेविटी होगी, वो ग्रेविटी इन्हें होल्ड करके रखी, ठीक है, इन्हें होल्ड, ये जो पार्टिकल्स सेपरेट हुए थे इन्हें होल्ड कर ली। और क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ये रोटेट करते रहें, ये अर्थ का रोटेशन ऐसे ऐसे करते रहें, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फॉर्मेशन कर लेते हैं एक बॉडी का, जो बन जाती है आपका मून, ठीक है, ये हो गया आपका मून। तो ये जो है बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर्मेशन ऑफ द मून के लिए। और यही जो इम्पैक्ट है ना, यही है जियांट इम्पैक्ट, यही वो बोला गया द बिग स्प्लैट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, इट ब्लास्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस। हमने क्या देखा था कि जब कोलिजन होता है, वो जो मार्स से बड़ी बॉडी थी उसका जब अर्थ से कोलिजन होता है तो एक बहुत पार्ट अर्थ का स्पेस में ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। दिस पोर्शन ऑफ द ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट एंड द अर्थ एंड इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून। अर्थ का वो ऑर्बिट करती रहती है, उसका रोटेशन करती रहती है अर्थ का, और धीरे धीरे वो मून का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। कब होता है मून का फॉर्मेशन? अबाउट 4.44 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। इसे आप लोग लर्न कर लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमने देखा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है उस पर लाइफ फॉर्म्स कैसे आती हैं, उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, उस पर एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, उसमें अलग अलग लेयर्स कैसे बनती है। ये सारी बातें हम लोग आने वाली टॉपिक्स में और इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। डू यू नो दैट द प्लानट अर्थ इनिशियली वॉज ए बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद ए थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जो हमारा आज का अर्थ है ये पहले ऐसा नहीं था, पहले वहाँ पे केवल पत्थर थे, रॉक्स थे, हॉट था बहुत ही, जहाँ पे देखें आप लावा देखेंगे, यही सब, मतलब बहुत ही भयानक दृश्य था। और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था वो भी हाइड्रोजन एंड हीलियम था। लेकिन आज का एटमॉस्फेयर अगर हम लोग देखें तो वो किसका है? ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये जो है ये है पहले का अर्थ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक सीन है, ये सब हॉट रॉक्स, ये सब, यही सब देखेंगे। लेकिन आज का अगर देखें तो आज कितनी ग्रीनरी है अर्थ पे, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंस था पहले के अर्थ में एंड जो आज का अर्थ है, ठीक है। आगे लिखा भी है कि दिस इज़ फॉर फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। हमने देखा कि प्रेजेंट का जो अर्थ है और ओल्ड जो अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेसेस which may have caused this change from rocky barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water। यानी कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुए होंगे जिसकी वजह से ये जो रॉकी एंड बैरन अर्थ था वो आज कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर, एक ऐसा अर्थ जहाँ पे वाटर्स हैं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आज पॉसिबल। यानी कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुए होंगे जिससे एक आग का गोला आज कन्वर्ट हो गया ऐसा प्लेस में जहाँ पे लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रोसेस हुए होंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन द 4.6 बिलियन या फिर 4600 मिलियन, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। ईयर्स एंड द प्रेजेंट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। यानी कि क्या क्या प्रोसेसेस हुए इस टाइम पीरियड में जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म हुआ पॉसिबल अर्थ पे, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड देख रहे हैं ना आप लोग 4600 मिलियन, ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन का ही टाइम है, ठीक है। तो इसी के बाद से इवोल्यूशन कैसे होता है अर्थ पे वो हम लोग देखेंगे और कैसे यहाँ पे लाइफ्स आती हैं, ठीक है। द अर्थ हैज़ ए लेयर स्ट्रक्चर। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? लेयर में है, यानी ऊपर एटमॉस्फियर, उसके बाद फिर क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब लेयर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है, वही बात बोला है। एंड फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फियर, अगर हम लोग आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फियर देखें और सेंटर ऑफ द अर्थ देखें तो क्या है, अलग अलग मटेरियल जो है बहुत ही अनयूनिफॉर्म तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कई लेयर्स में हमारा अर्थ जो है डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो है क्या है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का। यहाँ पे देखिए पहले एटमॉस्फियर है, ये एटमॉस्फियर का लेयर हो गया, फिर उसके बाद आपका क्रस्ट आता है, फिर आपका आता है मेंटल, फिर आउटर कोर जो कि लिक्विड है, और फिर इनर कोर ये सॉलिड है। तो ये सब लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ के, इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा अर्थ है वो कई लेयर्स में डिवाइड है, ठीक है। इसकी ये जो लेयर्स में डिवाइड है इसके पीछे भी वजह है, इसके पीछे भी वजह है, इसे हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक मैटर्स हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। अगर हम लोग एटमॉस्फियर को देखें तो वहाँ पे डेंसिटी सबसे कम है। इसकी वजह ये है कि जो गैसेज होती है वो दूर दूर होती हैं, जाहिर सी बात है डेंसिटी वहाँ पे कम होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज़ अ डिफरेंट जोन्स। हमने देखा कि अर्थ के जो इंटीरियर है उसमें भी डिफरेंट जोन्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है,
ठीक है। तो ये सब डिफरेंट जोन्स है अर्थ के सरफेस का, अर्थ के इंटीरियर का, ठीक है। ईच ऑफ दीज कॉन्टेन मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि इनमें जो हमारे जो अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं अर्थ में, उनमें जो मटेरियल पाए जाते हैं ना, उनकी भी एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसकी क्या वजह है, क्यों वहाँ पे वो वही पाए जाते हैं, वही मिनरल्स वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, हाउ वॉज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप्ड। ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर अभी जिसे हमने फिगर से देखा था वो कैसे डेवलप्ड हुआ। तो अब ये जो सब टॉपिक है ना उसमें हम लोग यही बातें को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। हम क्या मेन टॉपिक क्या थी, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसमें से जो उसका लिथोस्फीयर है यानी जो लैंड सरफेस है उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। द अर्थ वॉज मोस्टली ए वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्राइमोडियल स्टेज, यानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था लगभग 4.6 बिलियन ईयर को, उस समय और उसके आसपास के समय में वो बहुत ही वॉलेटाइल स्टेट था, यानी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। उसका कोई फिक्स नहीं था, ठीक है। एंड ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो पृथ्वी के अंदर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डेंसिटी, ये हमने अभी को देखा था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला है, ठीक है। एज ए रिजल्ट मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़, यानी जिस टेम्परेचर पे जिस मटेरियल को फेवरेबल कंडीशन मिला वो वहाँ पे सेटल्ड हो गए, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो मान लीजिए आपका आयरन है तो उसको वो हाइयर डेंसिटी है तो वो अंदर होगा, और उससे ऊपर अगर से हम लोग देखें तो मैग्नीज उसकी कम डेंसिटी है कंपेयर टू आयरन, और उसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम इसकी भी सबसे लीस्ट डेंसिटी है। तो यानी अलग अलग डेंसिटीज़ के आधार पर जो अलग अलग मटेरियल्स है वो अर्थ के अंदर में, अर्थ के लिथोस्फीयर में सेपरेट हो गए, ठीक है, और वहाँ पे सेटल्ड हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, दिस अलाउड हैवियर मटेरियल्स लाइक आयरन, आयरन एक हैवी मेटल है यानी उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टू सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटन वंस टू मूव टुवर्ड द सरफेस। यानी जो अर्थ का सरफेस अगर उसके हम लोग कोर में देखें ना, कोर में देखें तो वहाँ पे आयरन्स पाए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि वहाँ की जो डेंसिटी है, आयरन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो वो नीचे सेटल्ड हो गई, ठीक है। और अगर और ऊपर अगर हम लोग आएँ तो क्या मिलेगा, यानी मेंटल में अगर हम लोग आए तो वहाँ पे मैग्नीज मिलता है, मैग्नीज की डेंसिटी कम है आयरन के कंपैरिजन में। और ऊपर अगर हम लोग क्रस्ट में है तो वहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम पाते हैं, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम की जो डेंसिटी है वो मैग्नीज आयरन दोनों में सबसे कम है, ठीक है। यानी जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा है वो उतने ही अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग अर्थ के लेयर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर सबसे कम डेंसिटी, वो सबसे ऊपर, उससे ज़्यादा डेंसिटी क्रस्ट की है, यहाँ पे एल्युमिनियम पाया जाता है, वो यहाँ पे है। मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा है तो वो और भी नीचे पाई जाती है, यहाँ पे मोस्टली मैग्नीज पाए जाते हैं, ठीक है। और उससे नीचे अगर आप लोग कोर को देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे सबसे हैवी डेंस मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है आयरन, ठीक है। तो इसी आधार पे अलग अलग डेंसिटीज़ के जो मटेरियल से अर्थ में वो सेपरेट हो गए, ठीक है। विथ द पासेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज। जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में जब हमारा अर्थ बना था वो कूल्ड नहीं था, वो एक लिक्विड की तरह था, लावा की तरह था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। अभी को हमने देखा भी था वो वॉलेटाइल स्टेज था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये पृथ्वी हमारी ठंडी होने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मटेरियल जहाँ पे हुए थे यानी आयरन अगर अंदर गया था उसके ऊपर मैग्नीज था तो वो वहीं पे सेटल्ड हो गए, ठीक है, वहाँ पे क्वालिटीफाई हो गए, वहीं पे जम गए, ठीक है। एंड दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। इसी वजह से जो हमारा अर्थ का जो आउटर सरफेस है यानी क्रस्ट, उसका फॉर्मेशन हुआ, अंदर सब हैवी मटेरियल चले गए और ऊपर बचा आपका क्रस्ट, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जियांट इम्पैक्ट द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। जब जाहिर सी बात है, जब जियांट इम्पैक्ट होता है, जब मार्स से 3 गुना ज़्यादा बड़ा एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से टकराती है तो क्या होता है, अर्थ फिर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। अब लॉजिक समझिए, अर्थ फिर से अगर गर्म हुआ तो जाहिर सी बात है फिर से जो ये सब जो मटेरियल्स हैं जो सेटल्ड हुए थे एक बार, फिर से उसमें हलचल होगी, फिर से वो इधर उधर होना चालू होंगे, ठीक है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। और उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यानी अलग अलग मटेरियल्स क्या हो गए, डिफ्रेंशिएट करने लगे। ये वही प्रोसेस है जिससे अलग अलग मटेरियल जैसे आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ये सब अपनी डेंसिटीज़ के आधार पर अलग अलग जगह सेटल्ड हो गए, उन्हीं को कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो जब जियांट इम्पैक्ट होता है, अर्थ बहुत हीट होती है, तो फिर से एक बार प्रोसेस होता है किसका, डिफ्रेंसिएशन का, दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। इस डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस से जो अर्थ के जो मटेरियल्स हैं, जो अर्थ के मटेरियल जो फॉर्म करते हैं अर्थ को,
वो डिफरेंट लेयर में सेपरेट हो गए, ठीक है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये बनता है किसका, जब जियांट इम्पैक्ट होता है, मून की जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये जो लेयर्स बनती है ना प्रॉपरली, ये मून के फॉर्मेशन के बाद बनती है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप लोग तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मटेरियल्स सेटल्ड हो गए हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या मटेरियल्स पाए जाते हैं, उनकी क्या क्वालिटी, जी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। Starting from the surface to the central parts we have layers like crust, mantle, outer core and inner core। यहाँ पे हमने देखा था कि पहले क्रस्ट था, फिर मेंटल था, फिर आउटर कोर, देन इनर कोर, ठीक है। ये हो गया आपका क्रस्ट, देन मेंटल, फिर ये आउटर कोर। आउटर कोर आपका लिक्विड में होता है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में ये आपका इनर कोर, ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे ये सारी लेयर्स पाई जाती हैं अर्थ सर्फेस में, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। जैसा कि हमने अभी देखा कि अर्थ से कोर की तरफ जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी अल्मीनियम की डेंसिटी सबसे कम, मैग्नीज की डेंसिटी उससे ज़्यादा, और आयरन यानी जो कोर में पाया जाता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच दिस लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। हमने जैसा कि बोला नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इन सारी बातें को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसके पहले हमने देखा था इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर का क्या इवोल्यूशन होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है आपका लिथोस्फीयर, यानी जिसका रेफरेंस लैंड से है, क्रस्ट से है, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। एंड जिसका रेफरेंस एयर से उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसका रेफरेंस वाटर से उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसमें से हमने लिथोस्फीयर को समझ लिया है, इसमें कैसे इवोल्यूशन होते हैं, कैसे लेयर्स बनते हैं, इसको हमने समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर्स एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने क्या देखा था, जो पहले का जो अर्थ था उसमें जो एटमॉस्फेयर था वो हाइड्रोजन एंड हीलियम का था, लेकिन अब का जो एटमॉस्फेयर उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ठीक है। एंड यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में एटमॉस्फेयर के जो लेयर है ना, मेसोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, इन सब के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। ये जो आज का हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें मेनली 3 स्टेजेस ने बहुत अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें से जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। पहले स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, यानी जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम थे, वो चले जाते हैं, यानी उनका लॉस होता है, उसकी जगह पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर आ जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या वजह है, अभी हम लोग इसे देखेंगे, इसे अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड स्टेज में ये होता है कि जो अर्थ का जो इंटीरियर यानी कोर हो गया, मेंटल क्रस्ट, ये सब जो है उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन होता है, ये सेकेंड स्टेज में होता है, ठीक है। इसका भी डिटेल अभी हम लोग देखेंगे पैराग्राफ में, ठीक है। एंड फाइनली ये जो थर्ड स्टेज है, द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमारा जो लिविंग बीइंग का जो कंपोजिशन है वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। ये थर्ड स्टेज में आया, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से जो हमारा पहला स्टेज था इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के लिए, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें पहले स्टेज को बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। तो द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। हमने देखा था ना कि सोलर विंड की वजह से उसमें जो वहाँ के जो अर्ली एटमॉस्फेयर था, यानी हाइड्रोजन एंड हीलियम वाला, हो गया ब्लू ऑफ हो गया, यानी बह गया, ठीक है। एंड दिस हैपेंड नॉट ओनली इन केस ऑफ द अर्थ बट आल्सो इन ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। हमने ये भी देखा था कि जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, वहाँ की सबकी जो एटमॉस्फेयर वो सोलर विंड की वजह से उड़ गई, ठीक है। केवल पृथ्वी के केस में ऐसा नहीं हुआ, जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं सब में ऐसा हुआ था, ठीक है। विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड। यानी सोलर विंड के इम्पैक्ट से जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनका जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो लॉस हो गया, यानी वो उड़ गया, ठीक है। तो पहले स्टेज में हमने यही देखा कि जो हमारा प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो लॉस हो गया, उसकी वजह हमने इस पैराग्राफ में देख ली कि सोलर विंड की वजह से जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन एंड हीलियम का, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज क्या था उसका एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ में है, ठीक है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेज एंड वाटर वेपर वेर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। जो हमारा इंटीरियर सॉलिड अर्थ है वहाँ से
बहुत सारे गैसेस एंड वाटर वेपर निकलते हैं। कब? जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जब अर्थ बना था तो बहुत हॉट था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो इसके अंदर से बहुत सारी गैसेस एंड वाटर वेपर्स निकलती हैं, ठीक है। दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। यहीं से हमारे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन चालू होता है। पहले स्टेज में हुआ कि जो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन एंड हीलियम का, उसका लॉस होता है। अब जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सब कैसे आती? इनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो हमारे जो इंटीरियर सॉलिड है अर्थ का, वहाँ से वाटर वेपर एंड गैसेज रिलीज होती हैं। यहीं से प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। यानी जो प्राइमोडियल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम का था, उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है ना, उसमें वाटर वेपर थे, नाइट्रोजन थे, कार्बन डाइऑक्साइड थे, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसेस थी। लेकिन जो फ्री ऑक्सीजन थे यानी O2 जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लोग O2 कहते हैं, जिसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, वो बहुत ही कम थे। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आते हैं, ठीक है। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वेर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डिगैसिंग। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया है डिगैसिंग। डिगैसिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमारे जो अर्थ है उसके इंटीरियर से ना, उसके इंटीरियर से जब गैसेज निकलती हैं बाहर, तो उसी को कहते हैं डिगैसिंग, ठीक है। अब बात आती है कि जो गैसेज है वो बाहर निकलती कैसे हैं। जाहिर सी बात, कुछ ना कुछ प्रोसेस हुए होंगे। तो कॉन्टीन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फियर। यानी हमारे जो गैसेज वो बाहर कैसे निकले हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन से जब लावा निकलता है उसके साथ साथ कई मटेरियल निकलते हैं, तो उसमें से वाटर वेपर एंड गैसेस भी निकले थे, ठीक है। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। अभी तक हमने देखा कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वाटर वेपर बहुत सारे निकल जाते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पृथ्वी ठंडी होने लगती है, तो इसकी वजह से जो वाटर वेपर ऊपर निकले हैं, हवा में गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस्ड होंगे, और कंडेंस होंगे तो फिर क्या होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है। तो होता है रेनफॉल, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गेट डिजॉल्व इन द रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज काजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड थे एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड पाए गए थे थोड़े मोड़े, वो भी इन रेन ड्रॉप्स में डिजॉल्व हो गए, और उसी के रेन ड्रॉप्स के साथ ही कहाँ पे आ गए, अर्थ सरफेस पे ये पहुँच जाए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा तो पृथ्वी और ठंडी होगी, और यहाँ रेन ड्रॉप्स भी आ रही हैं, तब भी पृथ्वी और ठंडी होगी। तो दो वजह थे, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से कम होना प्लस रेन ड्रॉप्स का अर्थ सरफेस पे आना। इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी थोड़ी और ठंडी हो जाती है, ठीक है। हमने देख लिया कि हमारी जो पृथ्वी वो क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इन रेन वाटर। रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुआ, जैसे कि हमने बताया। एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज काजिंग मोर कंडेंसेशन मोर रेनफॉल। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से एटमॉस्फेयर में और रेनफॉल की वजह से, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर कम हुआ है अर्थ का, उसकी वजह से कंडेंसेशन और बढ़ेगा ना। जो ऊपर वाटर वेपर है उसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन और बढ़ेगा, यानी रेनफॉल भी और बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशंस। हमारा जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसका सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें कहीं गड्ढे हैं, कहीं पे नहीं है। तो जो गड्ढे थे, मान लीजिए यहाँ पे अगर से गड्ढा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो रेनफॉल होगा कहीं ना कहीं, जहाँ डिप्रेशन होगा वहीं तो जाएगा, जहाँ गड्ढा होगा वहीं तो जाएगा। तो जहाँ जहाँ डिप्रेशन था वहाँ वहाँ क्या बन गया, ओशंस बन गए। तो ये था प्रोसेस हमारे ओशंस के फॉर्मेशन का, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है, ठीक है। जहाँ पे डिप्रेशन हुआ वहाँ पे रेनफॉल के वाटर कलेक्ट हुए और ओशन बन गया, सिंपल, ठीक है। एंड द अर्थ ओशियंस वेर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियंस ईयर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। यानी जो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो, उसके 500 मिलियन ईयर बाद क्या बनता है, ओशंस बनते हैं। यानी लगभग 4 बिलियन ईयर एगो हमारे क्या बन जाते हैं, ओशंस बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिस टेल अस दैट द ओशंस आर एज ओल्ड एज 4 मिलियन ईयर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग हमारे जो ओशंस है वो लगभग 4000 मिलियंस ईयर्स ओल्ड हैं। 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड का मतलब कि 4 बिलियन, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना पृथ्वी कितनी ओल्ड है, 4.6 बिलियन। लेकिन वहीं अगर से हम लोग ओशंस का देखें तो वो 4.4 बिलियन ईयर्स एगो है, ठीक है। पृथ्वी 4.6 एंड ओशंस 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, सिंपल। एंड सम टाइम अराउंड
3,800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व, यानी जो हमारा लाइफ है, जो प्लांट्स छोटे छोटे आते हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं, लाइफ फॉर्म कब से स्टार्ट होती है, लगभग 3.8 बिलियन ईयर एगो या 3,800 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। हाउ ईवर अराउंड 2,500 to 3,000 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व, यानी जो लाइफ का ओरिजिन था, लाइफ का इवोल्यूशन था, वो तो 3.8 बिलियन ईयर एगो से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था ना वो लगभग 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन ईयर एगो से स्टार्ट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना सनरेज से क्या करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है। इसे आप लोग बायोलॉजी में बहुत बार पढ़े होंगे। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बहुत पुराना है, ठीक है। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लाइफ है ना, आज की जो लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है वो ओशन से हुआ है, तो बहुत लंबे समय तक हमारा जो लाइफ था वो ओशंस में ही कन्फाइंड था। यानी अगर हम लोग गैप देखें तो ओशंस कब बना है, ओशंस बना है 4 बिलियन ईयर एगो, और लाइफ का एवोल्यूशन होता है 3.8 बिलियन ईयर एगो से, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2.5 से 3 बिलियन ईयर एगो, इसका मतलब इनमें गैप है ना बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो गैप है उसमें भी जो लाइफ का जो क्या था, लाइफ कहाँ पे केवल थी, केवल ओशंस में ही लाइफ थी। और ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस के जस्ट बाद लाइफ अर्थ सरफेस पे, यानी जो हमारे लैंड वहाँ पे आ जाती, उसके बाद भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के इवोल्यूशन के बाद भी लाइफ कन्फाइंड होती है ओशंस में ही, ठीक है। इसीलिए बोला है कि बहुत लंबे समय तक जो आज की लाइफ है वो कहाँ पे थी, ओशंस में थी, ठीक है। यहाँ पे ये था कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे, लेकिन तो लाइफ की ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओशन से ही होती है, ठीक है। Eventually, oceans were saturated with oxygen around 2,000 million year ago. Oxygen began to flood the atmosphere. ये बहुत ही लॉजिकल लाइन है, आप समझिए। क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हमारा लाइफ का प्रोसेस है वो बहुत लंबे समय तक ओशंस में रहता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस भी ओशंस में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल ओशंस में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ओशंस में ऑक्सीजन जो है वो सैचुरेट करेगा, यानी एकदम फुल हो जाएगा, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन ओशंस में आ ही नहीं सकता, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब ओशंस में उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो ये अब ऑक्सीजन यहाँ से जाना चालू होगा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। यही बोला है कि जब ओशंस में ऑक्सीजन सैचुरेट करने लगते हैं तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं। ये कब होता है, ये होता है लगभग 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, यानी 2,000 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये हो गया हमारे लाइफ का एवोल्यूशन। एंड हमने देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन निकलते हैं और कैसे कैसे वो सब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आप लोग सबको इंटर रिलेट करें तो हमारे पास अब एक लैंड सरफेस हो गया, हमारे पास एक लैंड सरफेस हो गया। हमने ये भी देखा कि ओशंस भी हमारे पास बन गए, और हमने ये भी देखा कि अब रहने के लिए यानी ब्रीथिंग के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो भी तैयार हो गया, ऑक्सीजन उसमें आ गए। पहले हमने देखा था ना फ्री ऑक्सीजन नहीं थे, लेकिन अभी क्या है, अभी फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गए हैं, लिथोस्फीयर भी आ गए, लैंड सरफेस भी आ गए, और तो और हमारा ओशंस तो था ही। तो अब यानी अब एक कंडीशन बन गई है लाइफ के इवोल्यूशन की। हालांकि लाइफ तो पहले से ही थी, यानी 3.8 बिलियन ईयर एगो से ही लाइफ यहाँ से ओशंस में थी, लेकिन तो जो हमारे मैन का इवोल्यूशन है, जो प्लांट का इवोल्यूशन है, यानी लैंड सरफेस पे लाइफ का इवोल्यूशन अब स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक अच्छी कंडीशन अब है हमारे अर्थ सरफेस पे, अब एक अच्छी कंडीशन है लाइफ के इवोल्यूशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी यही रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द लाइफ। इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग पीछे क्या क्या पढ़े हैं, इसको एक टाइम स्केल को, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारे बुक में दिया है उसकी मदद से हम लोग पहले इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। ये है आपकी टाइमलाइन। इसमें जो हमारा स्टार्टिंग है, ये देखिए यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुआ। ये पहले क्या होता है, पहले बिग बैंग होता है 13.7 बिलियन ईयर को, जिससे हमने देखा था, यानी 13,700 मिलियन ईयर को इस समय बिग बैंग होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। 12,000 मिलियन ईयर को हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन होता है। उसके बाद सन का ओरिजिन होता है, यानी स्टार का फॉर्मेशन होता है। ये सब हमने देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, फिर उसकी वजह से जो है धीरे धीरे हमारा अर्थ ठंडा होता है। हमारा अर्थ ठंडा होता है तो कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से ओशंस बनते हैं, फिर कॉन्टिनेंट बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग पहुँचे कहाँ, हम लोग पहुँचे हैं इस फेज पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ओशंस में ही, क्योंकि लाइफ पहले कहाँ आती है, लाइफ पहले ओशंस में ही आती है।
हम देखेंगे कि लाइफ जो है ओशंस में कैसे इवॉल्व करी। ठीक है, इस स्टेज पे हम लोग पहुँचे हैं, जिससे रिलेटेड हमारी टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ठीक है, हमने अभी तक देखा कि हमारा जो लिथोस्फीयर है उसका फॉर्मेशन हो गया, यानी लैंड सरफेस का फॉर्मेशन हो गया। एंड सेकेंड चीज़ हमने देखी, जो हमारा ओशंस है उसका भी फॉर्मेशन हो गया है। और हमने ये भी देखा कि जो हमारा एटमॉस्फियर है उसका भी फॉर्मेशन हो गया, यानी अब एक अर्थ पे एक ऐसी कंडीशन आ गई है जिससे लाइफ का इवोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि 13.8 मिलियन ईयर्स एगो जब से हमारा लाइफ फॉर्म स्टार्ट होता है इवोल्यूशन, वो लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? ओशन से स्टार्ट होती है पहले। ठीक है, पहले लाइफ ओशन से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे इवोल्यूट करते 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 तब जाके लाइफ लैंड सरफेस पे आती है। तो फिलहाल ये जो हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ की टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो ओशंस है, ये जो हमारे ओशंस है, इसमें लाइफ कैसे इवोल्यूशन होता है लाइफ का। ठीक है, द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये हमारे अर्थ इवोल्यूशन का लास्ट इवोल्यूशन है। किसका? लाइफ का इवोल्यूशन। हमने इससे पहले देखा था लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन, एटमॉस्फियर का इवोल्यूशन, एंड हमने ये भी देखा था कि हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, इट इज़ अनडाउटली क्लियर दैट द इनिशियली द अर्थ और द इवन द एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। हमने देखा था कि जो हमारा प्राइमोर्डियल एटमॉस्फियर था, प्राइमोर्डियल जो हमारा अर्थ है, यानी पहले की जो अर्थ थी, वहाँ पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉक्स थे, लावाज थे, वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम के एटमॉस्फेयर, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं था। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज की जो साइंटिस्ट है ना, वो ऐसा मानते हैं कि जो अर्थ पे हमारी लाइफ आई है ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन से आई है। यानी बहुत सारे केमिकल्स जो पाए गए थे ओशंस में, बहुत सारे केमिकल जाहिर सी बात है पाए गए होंगे, तो उन्हीं की रिएक्शन की वजह से धीरे धीरे लाइफ इवोल्यूट होती है। ठीक है, विच फर्स्ट जनरेटेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल देम। तो क्या होता है कि होता है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन एक होता है, और उसके वजह से एक कॉम्प्लेक्स जो है मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ठीक है, और ये असेंबल हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल जो जनरेट होता है कई तो वो असेंबल हो जाता है। ठीक है, ये असेंबलेज इस तरीके से हो जाता है, यानी ये केमिकल रिएक्शन का असेंबलेज इस तरीके से हो जाता है कि इसमें रिप्रोडक्शन, यानी इसमें डुप्लीकेट, यहाँ पे जो डुप्लीकेट टर्म इसका मतलब ये है कि इसमें रिप्रोडक्शन टाइप, यानी ये इनमें जो है ग्रोथ होने लगी। ठीक है, इनमें ऐसा हुआ कि ये डुप्लीकेट करने लगे, यानी रिप्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि पूरा रिप्रोडक्शन से, ये जो आज का रिप्रोडक्शन टर्म बताता है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है, यानी डुप्लीकेट का मतलब ये है कि जो जैसे ये हो गया आपका वो मॉलिक्यूल जिससे हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है, तो उससे क्या कई मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बनने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग लाइन पढ़ेंगे पहले। दिस असेंबलेज वॉज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर्स इनटू लिविंग सब्सटेंस। इनका जो डुप्लीकेट था, इनका जो असेंबलेज था, वो इस तरीके से हुआ कि इनमें लाइफ आ गया। ठीक है, ये जो इन एनिमेट का क्या मतलब? इन एनिमेट का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें लाइफ ना हो, लेकिन इनका जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था उनका असेंबलेज ऐसा हुआ कि उनमें लाइफ, यानी लिविंग सब्सटेंस आ गया, उसमें लाइफ आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हमारी लाइफ की ओरिजिन होती है। ये एक प्रकार का क्या था? केमिकल रिएक्शन था। ठीक है, और यही जो था, यही केमिकल रिएक्शन जिसमें लिविंग सब्सटेंस आ गए थे, वही धीरे धीरे इवोल्यूट करते करते, धीरे धीरे इवोल्यूट करते करते लाइफ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लानट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो ये सब जो लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ऐसे ही तुक्के बोल देंगे कि यहाँ हाँ भाई इतने ईयर्स ओल्ड एगो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। इसके कुछ एविडेंस भी मिले हैं। एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि जो फॉसिल्स हैं वो रॉक्स में आज भी पाए जाते हैं। फॉसिल्स का मतलब कि डेथ रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, उसे कहते हैं फॉसिल्स। तो वो रॉक्स में, रॉक के अंदर फॉसिल्स होते हैं, वो आज भी पाए जाते हैं। इसी बेसिस पे कहा गया है कि लाइफ का जो इवोल्यूशन है वो इतना पुराना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ना, यही फॉसिल है। यानी पत्थर में क्या होता है, रॉक्स में जो होता है, जो लाइफ होती है उसी में कैद हो जाती है, एक तरीके से कह लीजिए, उसी में रहती है, तो वो पता चलता है। ठीक है, इसी को कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मच ओल्डर देन सम 3000 मिलियन ईयर्स। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन से जो स्ट्रक्चर बना था, जो माइक्रो इसके बहुत छोटा स्ट्रक्चर बना था, वो आज के ब्लू एल्गी से मिलता जुलता है। ठीक है, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर था इस केमिकल रिएक्शन के। ये जो असेंबलेज होता है ना, जो हमने अभी को देखा था, एक असेंबलेज होता है,
एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है उसका असेंबलेज इस तरीके से होता है कि उसमें लाइफ आ जाती है। तो वो जो असेंबलेज वाला था मॉलिक्यूल वो आज के ब्लू एल्गी की तरह ही था, ठीक है। और उसका लगभग उसका जो एज था वो कब का, बहुत पहले का था, यानी ओल्डर देन द 3000 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो लगभग उसकी जो एज थी यानी वो इतना पुराना था, ठीक है। हमने देखा था ना कि लाइफ की ओरिजिन कब से स्टार्ट होती है, 3.8 बिलियन से, यानी 3800 मिलियन ईयर एगो से लाइफ का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी एज्यूम दैट लाइफ बिगैन टू इवॉल्व समटाइम्स 3800 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे लिखा भी है कि लाइफ का इवोल्यूशन, ये हमने ओशंस वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि लाइफ का इवोल्यूशन ओशन में 3800 मिलियन ईयर एगो से स्टार्ट होती है, ठीक है। द समरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिवन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑन द पेज नंबर 18। हमने अभी को एक जियोलॉजिकल टाइम का स्केल देखा था, उसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो है, यानी सिंगल सेल की जो बैक्टीरिया होती है, वहाँ से लेकर आज के जो मॉडर्न मैन है वो कैसे कैसे बने हैं, उन सबका पूरा टाइम पीरियड उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिया गया है, ठीक है। तो उसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अपनी बुक में आप लोग उसे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया है इसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। ये होता है ओन्स। ओन्स क्या होता है, ये जो योनी होती है ना, ये सबसे बड़ा जियोलॉजिकल टाइम है, यानी ये सबसे बड़ा इरा होता है। उसके बाद आता है इरा, फिर आता है पीरियड, फिर आता है एपोक, फिर उसके बाद एयर आता है, एज आता है, ठीक है। तो ये क्या इवेंट्स हैं, ये क्या इस मतलब इस टाइम पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुए वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइम लाइन को आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइम लाइन को स्टार्ट करना है नीचे से, यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि बिग बैंग जो हमने देखा था वो यही थी ना, बिग बैंग ये वाली, यही वाली थ्योरी तो थी। बिग बैंग यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे लाइफ का इवोल्यूशन होता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स होता है, ओरिजिन ऑफ द सन होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुँचे थे, ब्लू ग्रीन एल्गी बनती है, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ। देखिए यहाँ भी अभी लिखा है नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी यहाँ तक आने के बाद भी टेरेस्ट्रियल लाइफ अभी नहीं आई, यानी अभी लाइफ कहाँ कन्फाइंड है, ओशंस में ही कन्फाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए रेप्टाइल डोमिनेट रिप्लेस एल्फीबियन, तो ये सब धीरे धीरे डायनासोर्स का एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा गया है, डायनासोर्स का एक्सटेंशन होता है। फिर यहाँ पे देखिए रैट माइस सब, उसके बाद यहाँ लास्ट में आके आपका मॉडर्न मैन भी बन जाते हैं। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरा बताता है कि कैसे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से लेकर मॉडर्न मैन बने हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे होता है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज़ क्या थी, अर्थ का ओरिजिन कैसे होता है, स्टार्स कैसे बनते हैं, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बनता है, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे कैसे होता है, उसमें लाइफ कैसे आती, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में सीखा, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चिंत तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो वो ज़रूर सॉल्व होगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।